गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आएं बच्चे और मुझे बताएं कि मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है। हाँ जी, 11 से 12:30 हमेशा लाइव क्लास चलती है। कौन पूछ रहा है मुझसे कि मैम लाइव क्लास है? यस बच्चा, 11 से 12:30 हमेशा आपकी लाइव क्लास होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी बताओ कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खुश हो एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। आकाश बोल रहे हैं मैम क्लास कब स्टार्ट होगी? क्लास स्टार्ट हो चुकी है आकाश। अरे बाप रे, इतना सारा गुड मॉर्निंग। राज, दिनेश, शिवम, विपिन, अंकित, यशेन खान, अनूप प्रजापति, दिनेश जी, कृष्णा, गौरव, संतोष, रौनक, नीतीश, खेमकरण, एमडी, अनूप प्रजापति। अब इतना सारा नाम नहीं ले पाऊंगी मैं। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज जो आपकी क्लास है वो अगेन किसकी है? बायोलॉजी की क्लास है। और आज की क्लास में हम जहां पर हमने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी, जिसको आप जीव विज्ञान बोलते हैं बच्चा, है ना? चलो, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनका आज फर्स्ट डे होगा, उन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी होगी। बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो इससे पहले वाली क्लास जाकर देख लें ताकि उनको पूरा अच्छे से समझ में आए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? तो आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास से आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। हमने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे ही अटके हुए हैं अभी तक। तो बच्चों, अब हमने क्या क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी अबाउट लिविंग्स। जितने भी सजीव हैं आपके चारों तरफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में जो लिविंग्स हैं, सजीव हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सुनीता, आपका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है यहाँ पर। आपका कमेंट आपको नहीं दिखेगा, टीचर को दिखेगा बच्चा, मुझे दिखेगा। ओके, चलो अब मैं आपका कमेंट नहीं लूंगी क्योंकि कमेंट लूंगी तो मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं पाऊंगी और मुझे ज्यादा आप लोगों को कंटेंट देना है। ठीक है, चलो। मैम, मुझे डेंगू प्लस टाइफाइड है। यस, क्लास के एंड में बताऊंगी आपको क्या करना है अगर आपको डेंगू और आपको टाइफाइड है तो। ठीक है, चलो अब सुनो। तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? आपके चारों तरफ जितने भी लिविंग्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करना कि उन लिविंग्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना ही क्या बोलते हैं हम? आप बोलते हो बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि भाई लिविंग्स होने के उसके कैरेक्टर क्या क्या होने चाहिए। तो हमने 5 कैरेक्टर पढ़े थे पिछली क्लास में कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें पढ़ना है कि यहाँ पर कि उसके कितने कैरेक्टर होते हैं। अगर लिविंग आपने किसी को बोला है तो ये बताओ मुझे कि उसके कौन कौन से लक्षण हैं। तो सबसे पहला प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोशिकीय संगठन। उसमें बहुत सारी सेल्स होनी चाहिए, सेल्स बननी चाहिए। सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से सारा का सारा क्या बनना चाहिए? उसका लिविंग बॉडी बनना चाहिए। पॉइंट क्लियर है मेरा? प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कैसे बनता है जाइगोट से टिश्यू वगैरह, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अगर लिविंग है तो उसकी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सब पढ़ा चुकी हूँ, जिसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म पढ़ा चुकी हूँ। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा? तो आप बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म किसी भी सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट होता है उस सब को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
ठीक है, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलो, तीसरा कैरेक्टर मैम ने क्या बताया था कि कोई भी लिविंग है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचयन। उपापचयन, उपापचयन का मतलब समझाया था ना, क्या होता है उपापचयन का मतलब? कि हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ आप नाम देते हो तो हम कौन सा नाम देते हैं बच्चा? तो हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का नाम। नेक्स्ट, जो जितने भी लिविंग्स हैं उनके अंदर एक और प्रोसेस होना चाहिए, रेस्पायरेशन का। और रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। अब श्वसन मैंने क्या बताया था कि श्वसन के अंदर क्या होता है बच्चा? एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और वो ऊर्जा कैसे बनती है? जो हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज होता है उसके ब्रेकडाउन से। उसके ब्रेकडाउन से क्या बनती है? एनर्जी। तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि एयर लेना, CO2 छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ये सब बकवास है। आपको बोलना है रेस्पायरेशन का मतलब होता है टू जनरेट एनर्जी, ऊर्जा का बनाना, और वो ऊर्जा हमारी सेल्स में स्टोर होती है। ये बात आप 4 कैरेक्टर पढ़ चुके थे ना बच्चा? इसके अलावा भी कोई पढ़ा था क्या? जल्दी बताओ। ये 4 पढ़े थे ना? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, इनको नंबरिंग कर दीजिए आप, 1 2 3 एंड 4। चलो अब नेक्स्ट कैरेक्टर मैं बताती हूं नेक्स्ट कौन सा होता है। चलो 5वां कैरेक्टर लिखो, सजीवों का लक्षण लिखो, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 5 नंबर पे लिखो बच्चों। 5वें पे आप लिखोगे कि इनके अंदर होना चाहिए एक्सक्रीशन। नेक्स्ट लिखो, एक्सक्रीशन होना चाहिए। बफरिंग हमारी साइड से नहीं हो रहा है, आपकी साइड से हो रहा होगा बफरिंग। अच्छा 4 पढ़े थे, कोई बात नहीं, चलो लिखो। नेक्स्ट 5वां कैरेक्टर लिखो कि इन लिविंग्स के अंदर एक्सक्रीशन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। अब बच्चों एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है तो ध्यान से सुनना। अब सिर्फ कमेंट वमेंट कुछ मत करो, मेरी बात सुनो और अपने दिमाग में उन चीज़ों को सेट करने की कोशिश करो। देखो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारे हार्मफुल एलिमेंट्स बनते हैं। देखो कैसे, मैंने खाना खाया, दिन में मैं 2 या 3 बार खाना खाती हूँ मान लो आप, ठीक है? तो मैंने जब खाना खाया बच्चों, तो मेरे बॉडी में उस खाने का डाइजेशन हुआ, वो खाना पचाया क्यों मैंने? क्योंकि हमारी सेल्स काम करती हैं और सेल्स बहुत छोटी होती हैं और सेल्स को एनर्जी चाहिए होता है। अब जो खाना है वो इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल खा रहे हैं आप, तो उतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को डायरेक्टली मेरी सेल्स कंज्यूम नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमें बड़े मॉलिक्यूल को छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है। और जब वो छोटा छोटा टूट जाता है तो हमारी सेल्स उसको अवशोषण कर लेती हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं और उससे एनर्जी निकालती हैं। तो जो भी हम चीजें खाते हैं वो चीजों का ब्रेकडाउन होने के बाद 2 प्रोसेस होती हैं। एक साइड कुछ फूड है जो स्टोर हो जाता है, स्टोर का मतलब हमारी सेल्स के पास चला जाएगा और हमारी सेल्स उसको स्टोर कर लेंगी। लेकिन दूसरे साइड बच्चा कुछ हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं हमारे बॉडी में, कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। और अगर वो हानिकारक पदार्थ हमारे बॉडी में रह गए, ऐसे बोल लो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। वेस्ट का मतलब क्या होता है? खराब, मतलब जो हमारे किसी काम के नहीं है। और अगर वो हमारे बॉडी के अंदर रह गए तो हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज सब डैमेज हो जाएंगे, सब खराब होने लग जाएंगे। तो हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए हमें उन टॉक्सिक हार्मफुल कंपाउंड्स को हमारे बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। तो जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सब लिविंग्स में कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? आप बताओगे, एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर हम हमारे बॉडी की बात कर रहे हैं तो सुनो बच्चों ध्यान से, हमारे बॉडी में क्या बनते हैं? हमारे बॉडी में बनते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब है, कंपाउंड का मतलब होता है बच्चों यौगिक, जो बहुत सारे एलिमेंट्स के जुड़ने से बनता है। और नाइट्रोजन का मतलब, नाइट्रोजीनियस का मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, और वो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक वाले कंपाउंड्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं।
ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। अब एक बच्चा पूछ रहा है मैम नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स के एग्जाम्पल, जैसे यूरिया, जैसे यूरिन, जैसे अमोनिया, जैसे इन सब में नाइट्रोजन आता है, जैसे यूरिक एसिड, जैसे यूरिया NH2CONH2, यूरिक एसिड अमोनिया NH3, जैसे आपका यूरिन, ये सब टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर ये अंदर रह गए तो हमारे सेल्स ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए बच्चा इन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को या इन टॉक्सिक, इन जहरीले कंपाउंड्स को हमारे बॉडी से क्या करना होता है, आउट, बाहर करना होता है। और ये जो आउट करने का प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब मैंने ये हमारे बॉडी की बात बताई है, लेकिन जितने भी लिविंग्स हैं उन सब लिविंग्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए। एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड नहीं होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा मात्रा में है या कोई भी ऐसी चीज जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक है, हानिकारक है, तो उसको बाहर निकालना, उसको रिमूवल करना, उसका रिमूवल करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। तो लिविंग्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप सुबह सुबह कभी मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के पत्तों से नीचे की साइड पानी गिर रहा होता है। बारिश नहीं होती है तो भी पानी गिर रहा होता है। क्यों गिरता है पानी? क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर जब पानी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो पेड़ पौधों को गलाने का काम करने लग जाता है। वो पेड़ पौधों के लिए जब ज़्यादा एक्सेस वाटर है वो हार्मफुल हो जाता है। इसीलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो या तो ज्यादा मात्रा में बन रही है या वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, तो उस हानिकारक चीज को या उन टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो जितने भी लिविंग्स हैं उन सब लिविंग के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट, एक सजीवों का लक्षण क्या बन गया बच्चा, कि सभी प्रकार के सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया का होना आवश्यक है। एक्सक्रीशन इज बेसिक नीड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है? आप बताओगे मुझे, कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है? तो आप लिख लीजिए जरा, एक्सक्रीशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। एक्सक्रीशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। और कैटाबोलिक का मतलब क्या था, छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाएंगे या बड़े मिलकर छोटे में टूटेंगे? जल्दी बताओ। हाँ जी, एक्सक्रीशन कैसी प्रोसेस है, कैटाबोलिक। कहने का मतलब अपचयन प्रक्रिया है। और कैटाबोलिक में क्या बताया था मैम ने? मैम ने कहा था कि कैटाबोलिक में क्या होता है, कैटाबोलिक में एक बड़ा सा कंपाउंड होता है और वो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। अब सुनो मेरी बात बच्चा ध्यान से, जब हमारे बॉडी में ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनते हैं तो ये बड़े बड़े बनते हैं और डायरेक्टली हम इतने बड़ों को रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए हमारे बॉडी में क्या होता है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये दोनों ऑर्गन क्या करते हैं, इन बड़े बड़े एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स को, इन बड़े बड़े, ओहो क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, इन बड़े बड़े एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो हैं, जो ये बहुत बड़े बड़े हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, उनको पहले छोटे छोटे में तोड़ते हैं ताकि इजीली इनका रिमूवल हो सके, ताकि इजीली हम इन्हें हमारे बॉडी से बाहर कर सकें। तो याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ ले एक्सक्रीशन कैसा प्रोसेस है, आप आंसर क्या देंगे, इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। यह एक अपचयन की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है एक्सक्रीशन की प्रोसेस में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं और हम इन्हें पहले हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको, कुछ ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन इनको छोटा छोटा करते हैं, देन हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। प्रिया बोल रही है एनाबोलिक क्या है? प्रिया, आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है बच्चा, इसलिए आपको एनाबोलिक समझ में नहीं आया। एनाबोलिक इसका जस्ट अपोजिट होता है, छोटे छोटे जुड़ते हैं तो बड़ा बनता है। सुनीता, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, साउंड का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। तो 5 नंबर यहाँ पर कैरेक्टर क्या हो गया लिविंग का, एक्सक्रीशन। कितने पढ़ लिया?
सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? दूसरा प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए उनकी सेल्स के अंदर। तीसरा क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो, तीसरा क्या बताया? रेस्पिरेशन। चौथा मेटाबॉलिज्म। पांचवा एक्सक्रीशन। पॉइंट नंबर 6 नोट करो जल्दी से कि जितने भी लिविंग्स हैं उनका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उनका नेक्स्ट आपका लक्षण क्या होना चाहिए। आप बताओगे जितने भी लिविंग्स हैं उन सब में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। उन सब में पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। अब बच्चों देखो, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। भाई आप खाना खाते हैं, कुछ लोग तो अभी खाकर बैठ गए होंगे और कुछ लोग हैं वो क्लास के बाद खाएंगे। ऐसे ही आपने सुना है पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि आप लोग खाना क्यों खाते हो, आप मुझे क्या आंसर दोगे? कि मैम ऊर्जा बनाने के लिए। हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है खाने से, एनर्जी जनरेट होती है खाने से। आप सब मुझे एक ही लाइन में यही आंसर दोगे। तो हम एनर्जी बनाने के लिए बाहर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, उस इनटेक करने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारे बॉडी में हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट का मतलब है पोषक तत्व। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक सजीव है, तो उसके बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं। उसके शरीर में कोशिकाएं, उत्तक और अंग पाए जाते हैं, और ये कोशिकाएं, उत्तक, अंग जब काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनको ऊर्जा चाहिए होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट से मिलती है, डाइट से मिलती है। या कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना अंदर ही बना लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर ही बना लेंगे। अपने लिविंग बॉडी के अंदर उनके पास ऐसा मैकेनिज्म पाया जाता है, उनका ऐसा मशीनरी सिस्टम होता है कि वो अंदर ही खाना बना लेते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो बाहर से खाते हैं, कुछ हैं जो अंदर ही बना लेते हैं। तो बच्चों जितनी भी हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को बनाने के लिए जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ही न्यूट्रिएंट बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन का प्रोसेस, पोषण की प्रक्रिया बोलते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सजीव के शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए बाहर से पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है, या कोई सजीव अपने शरीर में ही पोषक तत्वों का निर्माण करता है। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर मैं हमारी बात करूं तो हम क्या क्या खाते हैं खाने में, बता सकते हो आप? हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेते हैं, मैं बताऊं जरा? देखो बच्चा क्या क्या खाते हैं। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में बोलते हैं शर्करा। जैसे आपने क्या क्या खाया शर्करा खाने के लिए? आपने जूस पिया, आपने कोई भी फल खाया, सेब खाया, आम खाया, अमरूद खाया, कुछ भी खाया आपने रोटी खाई, आपने सब्जियां खाई, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। आपने रोटी खाई, आपने सब्जियां खाई, आपने फल खाया, आपने कोई मिठाई खाई, आपने कोई जूस पिया, इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं। तो पहला न्यूट्रिएंट हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। आपने दाल खाया, आपने दूध पिया, आपने और क्या खाया बच्चा? दाल खाया, दूध पिया, मशरूम खाया, या आपने कोई भी नॉनवेज खाया, उसके चिकन मटन खाया, तो इन सब में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तीसरा आप खाते हैं बच्चा तेल, घी, चिकन, मटन, चीज, इन सब के अंदर पाई जाती हैं फैट, वसा। तो तीन तो ये खाते हैं। इसके अलावा आप कुछ मिनरल्स भी लेते हैं। मिनरल्स बोले तो खनिज तत्व है, जैसे बच्चों कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, ये सब लेते हैं हम बाहर से। आयरन, ये सब लेते हैं हम। और कुछ हम विटामिन खाते हैं, विटामिन खाते हैं बच्चों। तो ये वो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी में हम खाते रहते हैं। ओके, कुछ समझ में आया? तो जितने भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, देखो आप इतनी सारी चीजें खा रहे हैं, तो इनको खाने की जो प्रोसेस है,
इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जहां पर हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और किसके लिए? ऊर्जा बनाने के लिए। हाँ, विटामिन लिख तो दिया, विटामिन आप अलग से नहीं लेते हो, इन सब की फॉर्म में ही विटामिन आ जाती हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपने दूध पिया तो दूध में विटामिन भी होता है, दूध में प्रोटीन भी होता है। जैसे आपने नॉनवेज खाया तो नॉनवेज में फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है एंड विटामिन भी होता है। तो विटामिन अलग से नहीं लेते हो आप। तो याद रखिएगा बच्चा कि क्या याद रखना है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे सरवाइव करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होती है, और उस ऊर्जा को बनाने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट खाता है वो न्यूट्रिएंट बनाता है। अब मैम बनाता है, कैसे बनाता है? तो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। जो प्लांट्स होते हैं, ये जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन की प्रोसेस दो मोड में होती है। दो टाइप से न्यूट्रिशन होता है। एक होता है बच्चा ऑटोट्रोफ्स या ऑटोट्रॉफिक, आप मोड लिखो, इसके दो मोड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, स्वपोषी, और दूसरी साइड लिखो हेटेरोट्रॉफिक, दूसरी साइड लिखेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी। अब देखो बच्चों, ऑटो का मतलब होता है अपने आप। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने अंदर ही, अपने लिविंग बॉडी के अंदर ही खाना बना लेंगे, अंदर ही न्यूट्रिएंट बना लेंगे, तो उस प्रोसेस को, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी, स्वपोषी। मैम दूध में B5 होता है ना? अरे रुको यार, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी रुक जाओ, सिर्फ आप सुनते जाओ। बाल सफ़ेद कैसे होते हैं सब बताएंगे हम। B5 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं, B7 की वजह से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। थोड़ा पेशेंस तो रखो, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी सिर्फ हम कैरेक्टर बता रहे हैं, आप चुपचाप सुनते जाओ, चुपचाप सुनते जाओ, ठीक है? मैम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी दोनों से एनर्जी मिलती है। ये अच्छा, रोनी का बहुत अच्छा डाउट है। देखो रोनी, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बच्चा। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इन सबको खाते हैं। अब ये अल्टीमेटली सारे जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं, मिनरल्स को छोड़ दो, ये तीनों से, ये जो आप वेज खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अल्टीमेटली जाकर ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो बच्चों, ग्लूकोज की टूटने से एनर्जी मिलती है। तो रोनी ध्यान से सुनना, ग्लूकोज के टूटने से जो एनर्जी बनी है उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे, लेकिन इतना कुछ खाने से जो ग्लूकोज बना है उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके रोनी, मैंने क्लियर कर दिया आपका डाउट। अब यहाँ आओ, तो न्यूट्रिशन के मोड दो होते हैं, पोषण के दो मोड हो सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ही बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है बच्चा जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हमने बाहर से खाया तब जाके हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? अपने बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और दो चीजें चाहिए। एक चाहिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, दूसरा चाहिए उनको क्लोरोफिल, और इन दोनों की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, हमने क्या क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब खाई हमने वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, हमने इतना सारा न्यूट्रिएंट खाया, और खाकर वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ये मैं पढ़ाऊंगी आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कि कैसे ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन हमने मार्केट गए, सब्जियां, रोटी, सब कुछ, आटा वाटा सब खरीद के लाए, फिर बनाया, फिर हमने खाया, फिर ग्लूकोज बना। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? डायरेक्टली अपने बॉडी में ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिएंट खुद ही बना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे बताएंगे हम आपको कि होता क्या है फोटोसिंथेसिस।
बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे कि यहाँ पर सनलाइट का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है, ये CO2 क्यों लिया, ये ऑक्सीजन ही क्यों रिलीज हुआ, सब बताएंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, इसलिए नहीं। तो ये ऑटोट्रॉफिक हो गया। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक का। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं बना पाते, वो क्या करते हैं, किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब जो अपना खाना खुद ना बना पाए, वो डिपेंड करते हो, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो बताओ हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? ह्यूमन बींग्स कहाँ आएंगे? हेटेरोट्रॉफिक में। प्लांट कहाँ आएंगे? ऑटोट्रॉफिक में। लेकिन याद रखना, सारे के सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक में नहीं आते हैं। कुछ प्लांट भी यहाँ पर एक्सेप्शन बनते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको कौन कौन से प्लांट। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर पॉइंट नंबर 6 पे जो कैरेक्टर है, जो लक्षण है, वो कौन सा होना चाहिए कि उसके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए, उसके अंदर पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए। आपको ये आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, तो अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट का इंटेक नहीं करेंगे या न्यूट्रिएंट नहीं बनाएंगे, तो उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? देखो हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज आ गया, प्लांट में भी ग्लूकोज आ गया। अब प्लांट भी इसको तोड़ेगा और हम भी इसको तोड़ेंगे। हम भी तोड़ेंगे तब भी एनर्जी बनेगा, प्लांट तोड़ेगा तब भी एनर्जी मिलेगा। और प्लांट और हम दोनों इस एनर्जी को काम में लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्लांट की पार्ट्स को चाहिए होती है एटीपी एनर्जी, और हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होती है। अगर मेरा लीवर, मेरा पैनक्रियाज, मेरा ब्रेन, मेरा किडनी सब काम कर रहे हैं तो इन सबको एनर्जी चाहिए। तो अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बच्चा क्या नहीं बनेगा? आप बता दोगे क्या नहीं बनेगी? एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमें ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से ही तो क्या बन रही है? ग्लूकोज के जलने से, ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है? एनर्जी बनता है। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी हो गया। तो नेक्स्ट कैरेक्टर अपने आप लिख लेना, क्या कि जितने भी लिविंग्स हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन होना चाहिए। चलो बच्चों 7 नंबर पे चलो। 7 नंबर क्या पढ़ाएंगे हम आपको? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सब के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। कहने का मतलब है उनके अंदर क्या होना चाहिए? प्रजनन की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब प्रजनन का मतलब क्या होता है? अपने जैसी जाति का निर्माण करना। अगर गाय है तो गाय अपने जैसी जाति का निर्माण करेगी, अगर बकरी है तो वो बकरी अपने जैसी जाति का निर्माण करेगी, कोई प्लांट है तो वो अपने जैसी जाति का निर्माण करेगा। और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मनुष्य जाति हैं, तो हम हमारे जैसे जाति का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब है अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल का मतलब जानते हैं? मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर होने वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया है ये भी। और जैविक का मतलब क्या बताया है मैम ने? लिविंग बॉडी के अंदर होने वाला। तो ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जिसके अंदर क्या? अपने जैसी जाति का निर्माण होता है, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पर संतान या संतति होता है। तो अपने जैसी जाति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। या आप लिख सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब कि अपने पेरेंट्स से, किसी भी पेरेंट, कोई भी 2 पेरेंट हैं, उन पेरेंट्स के मिलने से या उन पेरेंट के जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने से जो नई ऑफस्प्रिंग बन रही है, उससे उनका जो पूरा का पूरा उनका एक मतलब कहने का मतलब उनका जो कल्चर चला आ रहा है वो पूरा सरवाइव करता है। तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें अब क्या होता है? अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। अब
कुछ एक बच्चे का आ गया क्वेश्चन, मैम प्लांट में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है प्लांट में रिप्रोडक्शन। प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट कभी नहीं देखा? गुड़हल का, 10वीं क्लास में नहीं था, 10th क्लास में नहीं पढ़ा आप लोगों ने कि गुड़हल का प्लांट वो फूल लेकर, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? नहीं पढ़ा? मैं लेकर आऊंगी, तुम लोगों को दिखाऊंगी गुड़हल का वो फूल, अगर मिलेगा तो मुझे। चलो अब बच्चों, तो अपने जैसी जाति का निर्माण करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, ये सुनो। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। और दूसरी साइड पे लिख दो एसेक्सुअल, दूसरी साइड पे लिखो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। अब सेक्सुअल का मतलब क्या होता है और एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो मेरा पॉइंट। देखो, सेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, जो किसके थ्रू हो? सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू। कहने का मतलब है लैंगिक अंगों के थ्रू हो। एक लैंगिक अंग होगा मेल वाला, एक होगा फीमेल वाला। मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें नर और मादा के जनन अंग भाग लेते हैं उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। कैसे भाग लेते हैं? सुनो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो बनाता है स्पर्म, और स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो बनाता है ओवा, ओवा को बोलते हैं अंडाणु। और जब और स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर जाइगोट बनता है। अब जाइगोट क्या बताया था मैम ने? युग्मनज क्या था? किसी भी लिविंग बॉडी की फर्स्ट सेल क्या कहलाती है? जाइगोट। अब जाइगोट से क्या बनेगा बच्चों? टिश्यूज। टिश्यूज से क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और एक बेबी मतलब एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नई संतान पैदा हो जाएगी। तो सुनो जरा ध्यान से, एक बार फिर से सुनो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसी जाति का निर्माण करना रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है बच्चा, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो। मतलब एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा। जो मेल वाला है वो स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और जो फीमेल वाला है वो ओवा अंडाणुओं का निर्माण करता है। और जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो एक सेल बनती है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। फिर एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक नई ऑफस्प्रिंग बन जाती है, एक नई ऑफस्प्रिंग बन जाती है। अब रोनी कह रहा है एम्ब्रियो छूट गया। रोनी थोड़ा पेशेंस रखो, एम्ब्रियो फीटस चाइल्ड सब बताएंगे, थोड़ा रुको। ओके, तो ऐसा सेक्सुअल, ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड याद रखना कि ह्यूमन बींग्स में हमेशा 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 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? ह्यूमन बॉडी का, जब मनुष्य का या जानवरों का, एनिमल्स का लिख लो आप। जो एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कहने का मतलब वहाँ पर जाइगोट बनता है, वहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आते हैं हम एसेक्सुअल की तरफ। एसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की नीड ना हो, जिसमें लैंगिक अंगों का
कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब जहां पर सेक्सुअल ऑर्गन्स होते ही नहीं हैं, कोई और प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, एक नया संतान बन जाता है। कैसे? तो एक दो एग्जांपल बताती हूं आपको, ध्यान से सुनना। मान लो यहां पर कोई एक बैक्टीरिया है, ये एक जीवाणु है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऐसे इस बैक्टीरिया के ऊपर थोड़ा बहुत, इस बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है ये फूल जाती है आगे की साइड, और इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है और एक आगे की साइड ऐसे एक बड बन जाती है। मान लो ये एक बड बन गई, एक शाखा बन गई। अब कुछ दिनों के बाद ये बड टूट के नीचे गिर जाती है और इसी से पूरा बैक्टीरिया बन जाता है नया, इसी से नया एक जीवाणु बन जाता है। तो बच्चों, क्या यहाँ पर स्पर्म और ओवा, क्या यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं हुआ। इसलिए इसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कोई प्लांट है, मान लो ये आपका प्लांट है, यहाँ पर इस प्लांट का ये डाली टूट के नीचे गिर गया, बहुत तेज हवा चली, ये डाली टूट के नीचे गिर गया, यहाँ पर गिरा, कुछ दिनों बाद देखोगे यहाँ से एक नया पौधा क्रिएट हो गया, एक नया प्लांट बन गया बच्चों। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस होती है, फ्यूजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो सब हम आगे पढ़ाएंगे आपको। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है। मेरा पॉइंट ध्यान से नोट करना। जानवरों के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, है ना, जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी मछलियां हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, कहने का मतलब जितना भी एनिमल किंगडम है पूरा, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर, लेकिन पादपों के अंदर सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। दोनों बात याद रखना, ठीक है? दोनों बात याद रखना। अभी सिर्फ कितना याद रखना है कि कोई भी लिविंग है उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए, उसके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो ही वो लिविंग है। तो लिविंग का एक नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बना दिया मैम ने, कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, उनके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर कोई सेल्स नहीं है, इसलिए ये नॉन लिविंग है। मेरे अंदर सेल्स हैं, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैं लिविंग हूँ। इस मार्कर के अंदर कोई रेस्पायरेशन नहीं होता, इसलिए ये नॉन लिविंग है। मेरे अंदर रेस्पायरेशन होता है। इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होता, मेरे अंदर होता है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, मेरे अंदर होता है। इसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेरे अंदर होता है। इसलिए बच्चा ये नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूँ। और यही बीच के जो कैरेक्टर है ना, यही जो बीच में डिफरेंस बन रहा है हम दोनों के, वो कैरेक्टर बने हमारे लिविंग के। तो लिविंग के 7 कैरेक्टर पढ़ा दिए आपको मैंने। अब चलते हैं 8 नंबर पर। नेक्स्ट चलो। अरे रुक जाओ अनुज यार, तुम्हारे सारे बताएंगे, आप बस इतना याद रखो। प्लांट के अंदर, प्रिया पूछ रही है प्लांट के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों कैसे होता है। पढ़ाएंगे ना प्रिया आपको, मैंने कहा ना, फूल लेकर आऊंगी आपके सामने, एक उस फूल में दिखाऊंगी ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है। इनके जुड़ने से, इनके फर्टिलाइजेशन से एक नया पादप बना है, ठीक है? तो वो वहां पर मेल एंड फीमेल पार्ट के थ्रू भी हो रहा है। हाँ, प्लांट में दोनों होता है। प्रिया बोल रही है प्लांट में तो सिर्फ एसेक्सुअल होता है। कहाँ से पढ़ा प्रिया? प्लांट के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है बच्चा, दोनों होता है, ठीक है? दोनों होता है। कैसे होता है? फ्लावर वाले पार्ट में होता है, फूल वाले पार्ट में होता है, बताएंगे आपको आगे। अब एक पूछ रहा है मैम ट्विंस कैसे होते हैं। अरे बताएंगे, अभी रुक जाओ, आज ही पूछ लोगे क्या सब कुछ? चलो अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए लिविंग्स के अंदर। कितने नंबर लक्षण हो गया? 8 नंबर ना, एक बार बताना, 8 नंबर ही है ना? हाँ जी 8 नंबर ही है। चलो 8 नंबर पे आता है डाइजेशन का प्रोसेस। 8 नंबर पे आता है डाइजेशन। नेक्स्ट लिखो पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नेक्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए कि उनमें डाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए। प्लांट में दोनों होते हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हम सब पढ़ाएंगे, रुको तो सही। कैसे होता है? फ्लावर वाले पार्ट में सेक्सुअल होता है और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें एसेक्सुअल होता है। अब एक बोल रहे मैम एनिमल में दोनों में होता है। एनिमल में एसेक्सुअल कहाँ से होने लग गया बच्चा? किसने बोला एनिमल में एसेक्सुअल होता है?
बैक्टीरिया किस में आते हैं, प्लांट में या एनिमल में? जो सियानो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट में आते हैं और बाकी अदर जो होते हैं वो एनिमल कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में, प्रोटोजोआ में। अरे रुको यार, तुम लोग अभी बताऊंगी सब कंफ्यूज हो जाओगे, धीरे धीरे चलने दो यार, धीरे धीरे रुको, सब समझाएंगे। इतना क्या जल्दी है तुम लोगों को? एक क्लास में बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे क्या? आपको मैं कम से कम 70 घंटे बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, तो रुको ना थोड़ा। चलो अब चलो नेक्स्ट प्रोसेस पे, डाइजेशन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके अंदर डाइजेशन होना चाहिए। अब डाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लो, डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। अब बच्चों कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, बताओ जरा जल्दी बताओ, कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? बड़ा छोटे में टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक बोलते हैं। अब डाइजेशन में क्या टूटता है, देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जितना भी आपने फूड खाया है, फूड का मतलब क्या है, खाना, जितना भी आपने खाना खाया उसका टूटना, उसका ब्रेक डाउन होना। आप खाना खाते हैं ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स, लेकिन बच्चों आपके बॉडी में हैं सेल्स, कोशिकाएं। सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि आप उनको नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, आप उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स खाए हैं फूड के, इनका ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको छोटा छोटा ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना पड़ेगा। इतना छोटा तोड़ना पड़ेगा कि ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी सेल्स के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएं। सेल्स इनको क्या कर ले, कंज्यूम कर ले, इनको क्या कर ले, इनका अवशोषण करके और इनसे एनर्जी निकाले। तो कहने का मतलब है डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड टूटता है। क्यों तोड़ा, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि फूड जो आप खाते हो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में खाते हो, लेकिन उस फूड से फूड क्यों खाते हैं, ऊर्जा लेने के लिए। ऊर्जा किसे चाहिए, सेल्स को। सेल्स इतनी छोटी होती हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है इन बड़े बड़े कंपाउंड्स को छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ना। तो जिस प्रोसेस के थ्रू फूड का ब्रेक डाउन होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाचन की प्रक्रिया। अब यहां पर आप एक नया टर्म सुनोगे, एंजाइम, ENZYME। जो डाइजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एंजाइम की हेल्प से। जो एंजाइम्स होते हैं, कभी नाम सुना है एंजाइम्स का, नहीं सुना, सब पढ़ाएंगे आपको। एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटा छोटा तोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, इसी को बोलते हैं पाचन। और पाचन कैसी प्रोसेस हो गई, एक कैटाबोलिक प्रोसेस हो गई। तो याद रखिएगा, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फूड बाय द हेल्प्स ऑफ एंजाइम। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा, क्योंकि ये भोजन के छोटे अणु किसके पास जाएंगे, सेल्स के पास, और सेल्स बहुत छोटी हैं, इसलिए हमारी तोड़ना हमारी मजबूरी बन गया। इसलिए आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, इतना बड़ा बड़ा बड़ा, अब इतने बड़े बड़े को सेल्स इतनी छोटी होती है, कैसे लेंगी बेचारी। तो ये सेल्स बोलेंगी देखो भाई पहले इसको छोटा तोड़ो। तो जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारे के सारे ऑर्गन्स, वो सिस्टम इसका ब्रेक डाउन करवाता है। तो जितने भी लिविंग्स हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए। मैम नीट के लिए टाइम्स कोचिंग में कोई बैच है, श्रुति जॉइन बायोलॉजी स्पेशल 2 प्लीज, है ना, ये लाइव क्लास है। ओके, आप बच्चा आप याद रखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर क्या होना चाहिए, डाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए, उनमें पाचन की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाई डाइजेशन,
क्यों डाइजेशन क्यों होना चाहिए? आप बताओगे कि डाइजेशन नहीं होगा तो बड़ा फूड है वो बड़े में पड़ा रहेगा, और जब बड़ा बड़े में है तो हमारी सेल्स उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगी, और जब कंज्यूम उसका अब्जॉर्प्शन नहीं करेंगी सेल्स, तो सेल्स के पास किसकी कमी हो जाएगी? ऊर्जा की। और जब ऊर्जा की कमी है तो सेल्स क्या नहीं करेंगी? काम, क्योंकि काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो अगर सेल्स के पास ऊर्जा नहीं है तो सेल्स काम नहीं करेंगी, और जब काम नहीं करेंगी तो सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड, सेल्स मर जाएंगी। और जब सेल्स मर गई तो क्या मर गए? टिश्यू मर गए, और टिश्यू मर गए तो क्या मर गए? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या मर जाता है? ऑर्गन सिस्टम, पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? डेड। तो बच्चा बहुत जरूरी है डाइजेशन करवाना। तो डाइजेशन इज ए बेसिक नीड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बताओ ये कैरेक्टर आपको समझ में आया? आगे पढ़ाएंगे कैसे डाइजेशन होता है। ये कोई क्लास नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कुछ टर्म्स के मीनिंग समझा रही हूँ। मैंने आपको आज से 20 दिन बाद बोला कि बच्चों आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे बच्चों को इसका मीनिंग पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, कि कम से कम उनको डाइजेशन का मीनिंग पता हो कि यस मैम ने स्टार्टिंग में पढ़ाया था पहली क्लास में कि डाइजेशन का मीनिंग क्या था, कि जो लार्ज फूड था उसको स्मॉल फूड में कन्वर्ट करना। और डाइजेशन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। डाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मैम ऊर्जा मिलती है। तो उस टाइम पर मैं ये राम गाथा नहीं बताऊंगी, उस टाइम पर सीधा बताऊंगी चलो आज से स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तब मैं ये सब नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ये उम्मीद करूंगी कि तब आपको इतना मीनिंग समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपके ऊपर 4 घंटे खर्च कर रही हूँ, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट करैक्टर क्या बन गया लिविंग्स का, कि उनके अंदर क्या होना चाहिए? डाइजेशन होना चाहिए बच्चा। ओके, चलो नेक्स्ट करैक्टर नंबर 9, लक्षण नंबर 9 लिखो। 9 नंबर पे आता है वो है एडेप्टेशन। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है बच्चों अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? कभी सुना है आपने अडेप्टेशन का कैरेक्टर होना चाहिए लिविंग्स के अंदर? अनुकूलन का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जितने भी एनवायरनमेंट की कंडीशंस, भाई जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो एक जैसा तो नहीं रहता। कभी सर्दी आती है, कभी बारिश, जैसे अभी देखो कितनी बारिश हो रही है, कभी गर्मी आती है ना? तो ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना आना चाहिए। मतलब वो एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट रखना आना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सर्दी हुई लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर गए, ज़्यादा गर्मी हुई मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जितनी भी स्पीसीज हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनवायरनमेंट की सर्टेन कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को फिट रखें। जैसे एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस आने के बाद हमें पता है कि अगर हम मास्क ना लगाएंगे, हैंड सैनिटाइज नहीं करेंगे, तो हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। तो अभी एनवायरनमेंट में वायरस चल रहा, तो उस वायरस से बचने के लिए हमने अपने आप को कैसे ढाल लिया? हम सब मास्क लगाते हैं, सब लोग हम हैंड सैनिटाइज करते हैं, किसी से भी हैंडशेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको ये लग रहा है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमें कोविड-19 कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो जाएगा और हम मर भी सकते हैं उसमें। तो हमने एनवायरनमेंट की डिमांड क्या है अभी, कि हम हैंड सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, तो हमने अपने आप को वैसा ढाल लिया। कभी आपने सैनिटाइजर का नाम सुना था? बहुत सारे बच्चों ने तो सुन भी नहीं रखा होगा। आज से 7-8 महीने पहले, जब से ये वायरस नहीं आया था, तब से पहले तो किसी ने सुना भी नहीं होगा, है ना, कि कुछ कोरोना वायरस, कुछ सैनिटाइजर नाम की चीज़ भी होती है क्या? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बच्चा क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडेप्टेशन का क्वालिटी होना चाहिए। अडेप्टेशन नहीं, अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। अगर अडेप्टेशन नहीं होगा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब जब क्लाइमेट चेंज होगा तब तब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, उनकी स्पीसीज, उनकी जाति खत्म हो जाएगी बच्चों। तो अडेप्टेशन बहुत बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए, किसका? लिविंग्स का। तो एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है? तो क्या बताओगे? अडेप्टेशन। यस, एक बच्चे ने बोला, गगनदीप ने, प्लांट्स कैसे एनवायरनमेंट में फिट रहेगा? गगनदीप, आपने देखा है कि जब मई, जून, जुलाई के महीने में जब बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है तो पेड़ पौधे जल जाते हैं, लेकिन सारे पेड़ पौधे नहीं जलते हैं। कभी देखा है आपने?
हाँ जी, देखा है जून जुलाई के महीने में हमारे घरों में जो पेड़ पौधे लगाए रखते हैं हम, वो जल जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं। लेकिन कम, आपने अगर 10 पौधे लगाए होंगे तो 8 पौधे जल गए होंगे, लेकिन 2 पौधे नहीं जलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 पौधे बहुत शातिर हैं, वो अपने पास मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, और मैग्नीशियम जो होता है वो हीट और सनलाइट से बचाता है। तो प्लांट के अंदर भी बच्चा अडेप्टेशन होता है, याद रखिएगा। सारे प्लांट में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है, वो हम आगे बता देंगे। ओके, चलो समझ में आ गया अडेप्टेशन का कैरेक्टर, सबको आ गया होगा। चलो लास्ट कैरेक्टर है कैरेक्टर नंबर 10। जितने भी लिविंग्स हैं उन सब का 10वां लक्षण है। बच्चों 5 मिनट का वेट करना, 5 मिनट में आती हूँ। अभी एक टीचर आए हैं मिलने, बहुत अर्जेंट बात करनी है, बस 5 मिनट रुकना है ना, 5 मिनट में आती हूँ।
हाँ जी, चलो हो गए 5 मिनट। ओके, तो मैं भी आ गई 5 मिनट में। चलिए, तो मैम वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आती कहाँ से? जब हम माइक ऑफ कर दिया था तो वॉइस कहाँ से आती बच्चों? वॉइस आती तो हमारी आवाज़ नहीं सुननी आती थी। चलो अब सुनो बच्चों, तो पॉइंट नंबर 10 कौन सा है? देखो, पॉइंट नंबर 10 पे आएगा लाइफ साइकिल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र होता है उनका। कहने का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें संतोष यादव कह रहे हैं मैम बाहर से आते हुए समोसा लेते हुए आना, भूख लगी हुई है। भूख तो मैम को भी लगी हुई है। मैम को समोसा खिलाते हुए अच्छे लगोगे या मैम से खाते हुए अच्छा लगोगे? है चालाक बच्चे तुम। चलो सुनो ध्यान से, देखो 10 नंबर पे क्या लिखा मैम ने? मैम ने लिखा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होना चाहिए, उसका एक जीवन चक्र होना चाहिए। जीवन चक्र का मतलब क्या है? जब से वो जिसका उसका जन्म होता है, जब से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, इस दुनिया में आता है, और जब तक वो मरता नहीं है, तो जो बोर्न से लेकर और जो डेथ के बीच का जो चक्र है उसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे बच्चा? एनडीए का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगी मैं, तुम सुन तो लो यार गौरव चौधरी, पहले पढ़ तो लो यार थोड़ा सा। देखो बच्चों, तो लाइफ साइकिल होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं ह्यूमंस का कैसे होता है, ऐसे ही सब जानवरों का होता है, गाय का, भैंस का, कुत्ते का। हाँ, उनकी जातियों के आधार पर डिपेंड, उनकी स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है। जैसे आपने सुना होगा कि जो कछुआ है वो कम से कम 200-250 साल और सबसे ज्यादा मतलब 300-350 साल तक भी जिंदा रहता है ना। ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका अलग अलग लाइफ साइकिल रहता है। अगर हम बात करें किसकी? ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का लाइफ साइकिल कैसे रहता है? तो ह्यूमन का लाइफ साइकिल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस बनते कैसे हैं, मनुष्य जाति का निर्माण कैसे होता है। तो मनुष्य जाति का निर्माण होता है स्पर्म एंड ओवा के मिलने से। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु और ओवा का मतलब होता है अंडाणु। जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं बच्चों तो यहाँ पर बनता है एक सेल, और इस सेल को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। इसको हम युग्मनज बोलते हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या आई ह्यूमन बीइंग्स का? तो आप क्या बोलेंगे? जाइगोट आई। क्या बना सबसे पहले? जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल, एक सेल होता है। अब ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगी और ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, और बहुत सारी सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। तो जैसे जैसे इस जाइगोट से बहुत सारी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं 2.5-3 महीने में, तो हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियो बन गया है। हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बन गया है। कभी आपने सुना है भ्रूण हत्या महापाप है? मतलब जो अबॉर्शन है वो इलीगल हो जाता है 2-2.5 या 3 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि 2-2.5 महीने के बाद ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका हार्ट, उसका लीवर, उसका ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है, एक नया ह्यूमन बन गया है। तो आप याद रखोगे कि सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, मतलब उसके टिश्यूज ऑर्गन्स बने, और एम्ब्रियो के बाद 4-5 महीने के बाद हम इसको फीटस का नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। और फीटस को हम हिंदी में लिखते हैं बच्चा क्या? आप सीसू लिखोगे। फीटस, फीटस बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद उस बच्चे का जन्म होता है, उसका बोर्न होता है, उसका जन्म होता है। अब जन्म के बाद क्या होता है? वो चाइल्ड कहलाता है, उसका चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, उसकी बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। और बाल्यावस्था के बाद क्या होता है? वो प्यूबर्टी एज में आता है, वो किशोरा अवस्था स्टार्ट होती है उसकी। प्यूबर्टी एज का मतलब होता है किशोरा अवस्था। कौन सी? किशोरा अवस्था। और उसके बाद
प्यूबर्टी एज खत्म होने के बाद हम उसे धीरे 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 वो क्या हो जाता है, अडल्ट होने लग जाता है। प्यूबर्टी एज खत्म होते ही वो वयस्क हो जाता है, और जैसे ही अडल्ट होता है वो मैच्योर होता है। अब धीरे 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 वो ओल्ड एज की तरफ जाने लग जाता है, बुढ़ापे की तरफ, बुढ़ापा आ जाता है, और फिर धीरे 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 उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो मुझे बताओ कहाँ से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? तो आप क्या बताएंगे बच्चा, कहाँ से स्टार्ट हुई? जाइगोट से। जाइगोट से सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बने। जब ऑर्गन बनना स्टार्ट हुए या टिश्यूज का ग्रुप बना तो हम एम्ब्रियो बोल दिया, हमने भ्रूण बोल दिया। इसके बाद बच्चा, आप याद रखोगे, फीटस बोलते हैं उसको, 4-5 महीने का बच्चा जब भी गर्भाशय में है, मम्मी के वोम्ब में है, उसको फीटस बोलते हैं। देन उसका जन्म होता है, उसका बॉर्न होता है, फिर वो चाइल्ड कहलाता है, फिर उसकी प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था शुरू होती है, और जैसे ही किशोरावस्था खत्म होती है वो अडल्ट हो जाता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है। तो ये क्या है? एक लाइफ साइकिल है। ऐसे का ऐसा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल है बच्चा। कछुए का अलग होगा, छिपकली का अलग होगा, जानवरों का अलग होगा, तो सबका होता है। तो आप याद रखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रॉपर एक जीवन चक्र होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। तो ये 10 कैरेक्टर बताए मैंने आपको, किसके? लिविंग्स के। तो 10 के 10 कैरेक्टर जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, जिस भी जीव में पाए जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसी को हम लिविंग बोलेंगे। और लिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सजीव। और इन्हीं लिविंग्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है। तो अब मेरी बात का आंसर दो कि आपको क्या बायोलॉजी का मीनिंग समझ में आया, कि हम बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ाएंगे? तो आप क्या बताओ? मैम ऑर्गन एंड एम्ब्रियो एक ही चीज़ है क्या? नहीं बच्चा, किशन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बताओ मुझे बायोलॉजी का मीनिंग समझ में आया? बायोलॉजी का मीनिंग, आपको मैं 70 से 80 घंटे बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, तो मतलब मैं किसके बारे में पढ़ाऊंगी? लिविंग्स के बारे में। और जब नॉन लिविंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम साइंस में ही बात करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग्स के बारे में हम एटम में पढ़ते हैं। एटम बोले तो परमाणु, और एटम कहाँ पढ़ा जाता है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है बच्चों। तो जब भी आप साइंस की नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो क्या बताओगे आप? एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, कौन सा फोर्स बनता है, कौन सा, ये सब आप किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। लेकिन जब हम लिविंग्स के बारे में बात करते हैं तो साइंस की कौन सी, विज्ञान की कौन सी ब्रांच? बायोलॉजी। तो मैं अगर 70 से 80 घंटे आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करूंगी? लिविंग्स के बारे में, और उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगी। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग्स। सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो ये बायोलॉजी का मीनिंग था। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ बायोलॉजी का मीनिंग बताया आपको कि भाई आप किसी को बताओगे मैं बायोलॉजी की क्लास कर रहा हूँ, सामने वाला पूछेगा क्या पढ़ रहे हो तुम बायोलॉजी में, तो तुम उसे आप बता सकते हो कि लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं हम। आप पूछे लिविंग्स क्या होता है, पूछे प्लांट्स लिविंग है, आप बोलोगे हाँ, वो बोलेगा क्यों है लिविंग, आप बताओगे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, प्लांट में एक्सक्रीशन होता है, प्लांट में सेल्स होती हैं, प्लांट में टिश्यूज होते हैं, प्लांट का लाइफ साइकिल होता है, प्लांट में अडेप्टेशन होता है, तो प्लांट लिविंग। तुरंत उसको आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का मीनिंग था। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या पढ़ोगे? तो बच्चों अब लिखो यहाँ पर वापस से बायोलॉजी। अब मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं और हमें कैसे कैसे पढ़नी है। हम पहले कौन सी पढ़ेंगे, फिर कौन सी पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सिलेबस नोट करवाऊंगी। जब तक आपको सिलेबस पता नहीं लगेगा तब तक आप कुछ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। एक एक चैप्टर का नाम लिखवाऊंगी ताकि आप सबके डाउट खत्म हो जाएं कि हमें ये पढ़ाएंगी, ये नहीं पढ़ाएंगी, ये एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो लिखो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो बायोलॉजी टर्म है वो कौन सी लैंग्वेज का टर्म है? बायोलॉजी इज ए ग्रीक टर्म।
अब बच्चों इस बायोलॉजी का मीनिंग बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, टू स्टडी अबाउट लिविंग्स। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो बायोलॉजी टर्म है, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिया गया? ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यस, बिल्कुल होती है प्लांट की लाइफ साइकिल, प्लांट की उम्र गिनते हैं हम। प्लांट का जो तना होता है ना शिवानी, उसको काटते हैं, उस तने के अंदर एनुअल रिंग्स होती हैं, ऐसे छल्ले बने हुए होते हैं। एक एनुअल रिंग का मतलब होता है 1 साल, और उसको गिनकर हम पता लगाते हैं ये प्लांट इतना बूढ़ा हो गया, 400 साल पहले का प्लांट है। सब बिल्कुल होता है शिवानी, ठीक है। चलो, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये जो बायोलॉजी टर्म है, ये जो शब्द है, वो कौन से साइंटिस्ट, कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? आप लिखो, 2 साइंटिस्ट के नाम लिखो बच्चों, लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस। लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बायोलॉजी टर्म दिया। इस बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक से। लेकिन किसने दिया यह शब्द? लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस। इन 1802 1802 में दिया गया। अब बच्चों बात आती है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर का मतलब होता है जनक। भाई इस ब्रांच के जनक कौन है? तो यहाँ पर नाम निकल के आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोलते हैं हम अरस्तु। जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री सुना है एंटोनी लेवोइजियर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं, ऐसे ही बच्चों हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान के जनक कौन है? मतलब जिसने बायोलॉजी पर सबसे पहले काम किया और सबसे बड़ा काम किया, तो उनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन से साइंटिस्ट हैं? अरिस्टोटल। अब क्या काम किया? 5 मिनट रुको, सब समझ में आएगा। 5 मिनट रुक जाओ बस। अब बात आती है कि इस बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती हैं, तो बच्चों ये बोल देना हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बायोलॉजी की 2 ब्रांच होती हैं। बच्चों 2 मेन ब्रांच होती हैं, बहुत सारी ब्रांच होती हैं बायोलॉजी की। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रिकोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको 4 ब्रांच पढ़नी है, 4 शाखाएं पढ़नी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे जूलॉजी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। ध्यान से सुन लो एक एक बात, अब आएगा आपका अभी तक का पढ़ा हुआ काम में। देखो बच्चों, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, इन ब्रांच से क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं सब याद करवाऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी, सब याद करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़नी है कंपटीशन एग्जाम में जो पूछी जाती हैं, उसमें से 1 नंबर पे लिखो जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल। अरे भाई मैं आज जू गया था, तो वहां मैं क्या देख कर आया था? जानवर देख के आया था। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, कौन सा बनता है? जूलॉजी। अब मुझे बताओ एनिमल्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग होता है बच्चा। अब एनिमल्स के कैरेक्टर तो आप भी बता दोगे मुझे, है ना, इसलिए हमें एनिमल्स पढ़ना है। अब बच्चों यहीं पर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। अरे मैम आप तो बोल रही हैं जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, और आप लिख रही हो मनुष्य जाति भी यहीं। यस बच्चा, साइंस की लैंग्वेज में हम सब जानवर हैं, हम सब जानवर हैं। क्योंकि जब 5 किंगडम बने थे ना, जब जितने भी लिविंग थे उन सब का जब क्लासिफिकेशन हुआ, तो हम लोगों को कहाँ रखा गया? जानवरों की कैटेगरी में रखा गया कि ये जानवर हैं। और कुछ तो आज भी जानवर हैं, देखे होंगे आपने, है ना, कुछ तो आज भी जानवर हैं, लेकिन कुछ इंसान बन गए। क्यों बच्चा? क्योंकि देखो 5 किंगडम, कौन कौन सा? एनिमल किंगडम, इसी एनिमल किंगडम में हम लोगों को रखा गया था। दूसरा प्लांट, जितने भी प्लांट हैं। तीसरा मोनेरा, चौथा प्रोटिस्टा, 5वां फंजाई, फंगस, कवक, ठीक है। तो हमारा मेजर किंगडम कौन सा है? एनिमल किंगडम। वो बात अलग है, आगे चलकर हमारा फाइलम, हमारा संघ क्या बन जाता है? मैमल, स्तनधारी बन जाता है। ओके, समझ में आया? तो जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जूलॉजी में हम मैम ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो पहली ब्रांच में यहाँ पर इसके फादर लिखो कि वो कौन है जूलॉजी के जनक, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया जूलॉजी में। आप बताओगे अरिस्टोटल।
जो अरस्तु, अरस्तु, अरे मैम ये तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। यस, क्या एक फादर दो ब्रांचेस का नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अरिस्टोटल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या काम कर दिया इस अरिस्टोटल ने ऐसा कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं? बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया? एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी। इस बुक का नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। किताब का नाम लिखो जरा, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, क्योंकि एनिमल वाली ब्रांच है। किताब का नाम हिंदी में नहीं होता है बच्चों, ध्यान से लिख लेना। किताब का नाम हमेशा अंग्रेजी में ही लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक लिखी। अब ऐसा इस बुक में क्या लिख दिया? तो बच्चों, इन्होंने 500 प्रकार के जानवरों के ऊपर अध्ययन किया था। सोचो, 500 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, 500 प्रकार के जानवरों के ऊपर स्टडी की थी कि इस जानवर के ये लक्षण हैं, इसके ये लक्षण हैं, इसके ये लक्षण हैं। इतना बड़ा काम, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन बने? अरस्तु, अरिस्टोटल। अब आओ बच्चों दूसरी ब्रांच पे। कौन सी ब्रांच? दूसरी लिखेंगे हम ब्रांच बॉटनी। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान नाम से क्लियर है, वनस्पति मतलब चारों तरफ के प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। अब आपको पता है प्लांट्स के बारे में क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सजीव। अब बात आती है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी के जनक कौन हैं? मतलब जिन्होंने बॉटनी फील्ड में बहुत बड़ा काम किया। कौन है? तो साइंटिस्ट का नाम लिखो, थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस क्यों है? इन्होंने भी एक किताब लिख दी बच्चों। कौन सी किताब लिखी? नाम लिखो, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इसके अंदर क्या लिख दिया? इन्होंने क्या किया? 500 पादपों के ऊपर अध्ययन किया और उनके कैरेक्टर लिख दिए अपनी किताब में। कि आपने देखा होगा बच्चों, कुछ प्लांट्स के ऊपर फल लगते हैं, फूल लगते हैं, कुछ के ऊपर सिर्फ फूल लगते हैं, फल नहीं लगते। अरे कुछ प्लांट पे तो फल फूल दोनों नहीं लगते, तो सबके कैरेक्टर अलग हो गए ना। तो क्यों हो गए? क्यों? ये सब इसके ऊपर अध्ययन करके यहाँ पर लिखा। तो आप बता देंगे हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टिस। ये दूसरी ब्रांच है जहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलो बच्चों, आप तीसरी लिखते हैं ब्रांच को। 2 ब्रांच लिख दी, तीसरी हमारे काम की कौन सी है? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। छोटे छोटे बच्चों, छोटे भाई बहनों मेरे, ध्यान से सुन लो यहाँ से कि तीसरी ब्रांच बनती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कभी सुना है? मैं माइक्रोबायोलॉजी से पीएचडी कर रहा हूं, तो हम क्या करें? मैं माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी कर रहा हूं, तो हम क्या करें? है ना? माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। नाम से क्लियर है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो, माइक्रो बोलते हैं ना, माइक्रो छोटा। ऐसे लिविंग्स जो बहुत छोटे होते हैं, मतलब जिनको हम हमारी आंखों से ना देख पाए, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें। अरे भाई, वायरस, कोरोना वायरस देख पा रहे हो? क्या पता मेरे कमरे में कोरोना वायरस हो, मेरे को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मेरे चारों तरफ पता नहीं कितने हजारों बैक्टीरिया घूम रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है? तो ऐसे जीव, ऐसे माइक्रोब्स जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते, जिनको देखने के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? ऐसे जीवों को माइक्रोब्स बोलते हैं। और टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, जीवाणु, लिख दो जीवाणु। फॉर एग्जाम्पल, वायरस, यहीं पढ़ेंगे हम। वायरस विषाणु होता है हिंदी में। अब मैं पढ़ाऊंगी बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, वायरस कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करता है, कौन सा वायरस कौन सी बीमारी करता है, ये सब पढ़ाने वाली हूँ आपको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, और नहीं आया तो आना चाहिए था, कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? फादर का मतलब है जनक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, आप सिर्फ ल्यूवेनहॉक लिख लो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इनको हमने फादर क्यों बोला? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स की खोज की थी। कहने का मतलब है इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज की थी बच्चों। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। इसलिए इनको हमने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बना दिया, इसलिए हमने इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बना दिया। यहाँ पढ़ाऊंगी बैक्टीरिया वायरस के बारे में, कैसे बैक्टीरिया वायरस से अलग होते हैं। बच्चों एक बात बताना, क्या प्लांट में डिजीज होती है? प्लांट में भी बैक्टीरिया वायरस रोग करते हैं बच्चा। हमें बीमारियां नहीं करते, ये प्लांट को भी करते हैं। तो प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज पढ़ाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट ब्रांच, 4 नंबर पर ब्रांच कौन सी बनी? देखो बच्चों, पहला कौन सा था? जूलॉजी। दूसरा कौन सा था? बॉटनी। 3 नंबर पे कौन सा हो गया? माइक्रोबायोलॉजी। 4 नंबर पे हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बड़ा ही सॉफ्ट सा नाम, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मैंने एक चीज बताई आपको बच्चों कि लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने जैसी जाति का निर्माण करना। अब जो अपने जैसी जाति बनती है ना, उसके अंदर अपने जैसे कैरेक्टर भी होते हैं, अपने जैसे लक्षण भी होते हैं। तो वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हुए, और जब वो ट्रांसफर हुए तो उसमें क्या क्या वेरिएशन आए, वो सब पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है। एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे स्थानांतरित होते हैं, और जब वो होते हैं तो उनमें क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या क्या विविधताएं हो सकती हैं, ये सब पढ़ना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें, और आपने 7वीं क्लास में मेंडल का नाम सुना होगा, ग्रीगर सर, ग्रीगर जॉन मेंडल नाम सुना होगा आपने, है ना? जिन्होंने किसके पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे? मटर के पौधे पर, और वहीं से जेनेटिक्स स्टार्ट हुई थी। इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जनक कौन है आनुवंशिकी के? ग्रीगर जॉन मेंडल, या सर ग्रीगर जॉन मेंडल। आप बस ये लिख लो, ग्रीगर जॉन मेंडल। मेंडल जी को कहते हैं हम फादर ऑफ आनुवंशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पर, अरे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस तो कपिल ऐसे लगा दोगे चुटकियों में तुम। थोड़ा दिल्ली पुलिस में कोई लेवल आता है क्या साइंस का? कोई लेवल नहीं आता। सेल क्या होती है, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम खुद बता दोगे। 2 चैप्टर पढ़ लो आप मुझसे बायोलॉजी के, और दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन लगा लेना। जो 5 चैप्टर बताऊंगी दिल्ली पुलिस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वो 5 के 5 चैप्टर ध्यान से पढ़ लिए ना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। विटामिन, ब्लड, तीसरा आपका ये डिजीज पढ़ लेना, चौथा सेल पढ़ लेना, बस 4 पढ़ लो, और 10-15 स्टडी बता दूंगी, वो याद कर लेना। दिल्ली पुलिस में वहीं से क्वेश्चन आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन बने बच्चा? मेंडल। तो यहां पर पढ़ाऊंगी जेनेटिक्स, जीन, क्रोमोसोम, जेनेटिक डिजीजेस पढ़ाऊंगी। यहां पर मेंडल के 3 लॉ पढ़ाऊंगी। ये सब बच्चा आप याद रखेंगे। ये 4 मेन ब्रांच हैं जो हमें किस में पढ़नी है? बायोलॉजी में। तो बच्चों देखो कौन कौन सी पढ़ेंगे? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये आपका सिलेबस है, यही मान लो आप देखो जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन की फिजियोलॉजी, कि हमारे इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ये कैसे काम करते हैं। मैंने बोला भाई लंग्स का क्या काम है, आप बताओगे लंग्स रेस्पिरेशन में काम आते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में कैसे काम आते हैं। मैंने बोला दांत क्या काम करते हैं, दांत मैम खाने की चीर फाड़ करते हैं, तो कैसे करते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। आँख का क्या काम होता है, देखने का, तो कैसे देख लेती हैं आँख। कान का क्या काम होता है, सुनने का, कैसे सुन लेती हैं। तो ये सारा काम, ये सारा आपका सिलेबस है, ये मान लो। अब बच्चों इन 4 ब्रांच में जो सबसे बड़ा काम किया था ना, वो किया था आपके अरिस्टोटल ने। इसलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी और एज वेल एज फादर ऑफ
बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो लिख लेना, अरिस्टोटल को ही जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान जो दोनों का जनक माना जाता है। ये बच्चों आपका सिलेबस हो गया। ये चारों ब्रांच पढ़ना ही सिलेबस है। अब आप बोलोगे कि चैप्टर लिखवा दो, तो जब पढ़ेंगे तो चैप्टर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अब आप में से एक बच्चे ने पूछा है कि मैम आप सबसे पहले कौन सी ब्रांच करवाएंगी। कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जूलॉजी से। ये मान के चलो 70% में जूलॉजी ही है आपकी, 70% आपको जूलॉजी ही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको जूलॉजी करवाऊंगी, फिर मैं माइक्रोबायोलॉजी करवाऊंगी, फिर मैं जेनेटिक्स करवाऊंगी, फिर मैं बॉटनी करवाऊंगी। हम ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, ये हमारा सीरीज रहेगा, ठीक है। तो हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब ये बताओ, जूलॉजी में पहला चैप्टर क्या पढ़ोगे आप, किसके बारे में पढ़ना चाहोगे? न्यूट्रिशन, विटामिन या डाइजेस्टिव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी चैप्टर का किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है, कहीं से पढ़ लो। वो टीचर बेवकूफ़ होते हैं, हम तो ये बोलेंगे, जो टीचर बोलते हैं सबसे पहले सेल पढ़ो। मैं तो किसी भी बैच में सेल स्टार्ट नहीं करती, पहले किसी बैच में कर देती। कहीं से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। तुम जो बोलोगे वो चैप्टर पढ़ाऊंगी। तुम बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम बोलोगे न्यूट्रिशन, तुम बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तुम बोलोगे डिजीज पढ़ा दो, तुम बोलोगे स्केलेटल सिस्टम, कुछ भी पढ़ लो, मैं सब पढ़ाने को तैयार हूँ। तुम बोलोगे खून पढ़ा दो, मैं खून पढ़ा दूंगी। पहले प्लांट नहीं पढ़ाऊंगी बच्चा, देखो, क्योंकि वेटेज ज्यादा जूलॉजी का है। विटामिन पढ़ा दो, विटामिन 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 पढ़ा दो मैम। अरे बेसिक कुछ नहीं होता है। हम इस तरीके से पढ़ाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है। कुछ भी पढ़ लो हमसे चाहे तुम। हम वो टीचर नहीं है पुराने जमाने के, पहले सेल पढ़ाएंगे, फिर हम टिश्यू पढ़ाएंगे, फिर हम ऑर्गन पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं है। कुछ भी पढ़ लो हमसे। विटामिन, अरे बाप रे, विटामिन वाले चैप्टर बहुत आ रहा है तुम लोगों के सामने। ऐसा क्या है विटामिन में? न्यूट्रिशन पढ़ा दो। चलो भाई, ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन। खुश हो जाओ तुम सब खुश हो जाओ। न्यूट्रिशन, पोषण, सबको पोषण पढ़ना है ना। अच्छा सुनो, ये जो चैप्टर है ना, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन चैप्टर होता है। बस हो गया, वोटिंग ज्यादा हो गई है आपकी। अरे ऐसा नहीं है कि सेल नहीं पढ़ोगे तो न्यूट्रिशन समझ में नहीं आएगा। हम बैठे ना आपके पास, मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, मुझे पता है कि न्यूट्रिशन का सेल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। न्यूट्रिशन किसका? एनिमल्स का। एनिमल का मतलब क्या है? ह्यूमन का। ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, प्लांट का नहीं करूंगी। प्लांट का प्लांट में पढ़ाऊंगी, ये बात सुन लेना, ठीक है। चलो, तो कल से हम ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बाद आपका विटामिन, मिनरल एंड एंजाइम, ये पढ़ाऊंगी आपको। तब जाकर, अरे कोई ज़रूरत नहीं है सेल मैम, सेल पढ़ा दो। सेल नहीं पढ़ाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा ये समझ में नहीं आएगा, सब आएगा। आप मेरे पे छोड़ दो। मैंने आप लोगों से एक बार पूछा, आपने बता दिया मैम न्यूट्रिशन या विटामिन, तो विटामिन के लिए हमें न्यूट्रिशन का चैप्टर ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये लो, कल से हम ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। यस, कल मेरी क्लास है। मैं क्लास बहुत ही रेयरली ऑफ करती हूँ, बहुत ही रेयरली, जब बहुत अर्जेंट काम होता है तब। बाकी मैं मंडे से सैटरडे रेगुलर क्लास लेती हूँ, ठीक है। चलो, कल मेरा ही क्लास होगा, कल हम ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। रवि भूषण गुप्ता, आपका नाम ले लिया, खुश हो जाओ। सबका नाम ले लूंगी। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है। एंड मैम फादर ऑफ जेनेटिक्स बताया ना, सर ग्रीगर जॉन मेंडल। आप लिख लो मेंडल, सिर्फ मेंडल नाम लिख लो आप, सर ग्रीगर जॉन मेंडल, बच्चा बता तो दिया। केमिस्ट्री कब चलेगा? रुक जाओ यार, सब चलेगा, क्यों इतना तड़प रहे हो? बोला ना 3.5 महीने, 3.5 महीने का साथ है आपका हमारा, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अरे कहीं से भी हमसे कुछ पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। ऐसा थोड़ी ना है हमें पढ़ना है, हमें हजारों बार पढ़ा दिए हमने, तो हमसे कहीं से भी कुछ पढ़ लो, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है। चलो, तो बच्चों आज के लिए हमारी सेवा समाप्त होती है। कल मिलते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के साथ। ये चैप्टर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर होता है। कैसे होता है कल की क्लास में बताती हूँ आपको।
केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैविक अणु, और बायोलॉजी में इसको बोलते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। दोनों एक ही बात है, कहीं पढ़ लो चाहे। ये पढ़ाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगी, वो याद रख लेना, क्योंकि इसके जस्ट तुरंत डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना, मजा आएगा पढ़ने में आपको। इसलिए ये चैप्टर खत्म हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दूंगी, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, क्योंकि 12:30 मेरी अगली क्लास है, इसलिए बाय बाय, बात नहीं कर सकती ज्यादा। थैंक यू सो मच। हम आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हम आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय।